गुड मॉर्निंग। पी ब्लॉक हमारा कंटिन्यू करते हैं आज। लास्ट एपिसोड में हमने 12th का पार्ट चालू कर दिया था पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में याद हो तो एलिमेंट्स का कंपैरिजन कर लिया था। और उसके अलावा जो हम लोग चल रहे हैं इसमें वो है अमोनिया वाली सीरीज को भी हमने लिया था। अमोनिया वाली जो सीरीज है उसको भी हमने लिया था। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब आज हम लोग पहले एक बार, क्योंकि बिकॉज टेबल हम लोग लगातार देखे जा रहे हैं तो टेबल अब आपको देखनी है। क्लियर? नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली टेबल हमने कंप्लीट की थी। अब आप पेज पलटो, एनसीईआरटी आपके सामने है। ग्रुप 16 में मेंबर कौन कौन से हैं? अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर, मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो लॉलीपॉप चीजें हैं। क्लियर हो गया? इनमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। इनको तो हम इग्नोर करके चल रहे हैं बिकॉज ये तो 11th का पार्ट है। बिल्कुल। अब इसके अलावा बात आती है यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एटॉमिक साइज। साइज डाउन द ग्रुप चलने पर क्या होता है बच्चों? तो आंसर है साइज टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होता है। तो अब एनसीईआरटी पलटने की वजह मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहा हूँ बिकॉज सेम चीज है। टाइम पास करने की वजह यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली कर ली, 13 और 14 ग्रुप के फैमिलीज कर लिए। तो डाउन द ग्रुप साइज लगातार बढ़ेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम बात करें तो साइज के बाद आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में भी सेम यही बात है। टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनिक रेडियस क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक साइज सपोज किसी का 100 है तो आयोनिक साइज 100 प्लस होगा। कारण ये सबका जो है वो नेगेटिव आयन का साइज मेजर करते हैं। यहां पर हम लोग जो है नेगेटिव आयन का साइज मेजर करते हैं। जबकि नाइट्रोजन फैमिली में टॉप 3 मेंबर थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। उनमें हम लोग नेगेटिव का साइज ले रहे थे और बाद वाले मेंबर्स में हम लोग पॉजिटिव आयन के साइज की बात कर रहे थे। इट्स क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है? तो ये साइज पे वैल्यू आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई वैल्यू याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम चलने पर आईपी का वैल्यू डाउन होता है। फर्स्ट आईपीओ, सेकंड आईपीओ, कोई भी आईपीओ टॉप टू बॉटम चलने पर सारे आईपी कम होते हैं। क्लियर है सबको? साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो इसकी स्टडी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं है। तो आप चाहो तो पूरी तरह इग्नोर कर दो, कोई इशू नहीं बनेगा। ये आईपी की बात हो गई। आईपी के बाद मींस साइज का ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को लोगे तो ये होगा। आईपी का ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम। पोलोनियम लेना हो तो ले लो, इग्नोर करना है तो भी चलेगा। नेक्स्ट, आईपी के बाद हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पहले भी मल्टी टाइम ये बात मैं बोल चुका हूं, पहले भी कई बार बोला हुआ है। टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे, सॉरी उल्टा बोल गया, ऑल आर नॉन मेटल्स।
सारे के सारे यहाँ पर क्या है बच्चों, नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम चलने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। क्यों? वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप चलने पर बढ़ेगा। ठीक है ना, दोनों का एक ही लॉजिक है। पोलोनियम को आप इग्नोर कर दो बिंदास, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अब हम आगे की बात करें तो अगला है डेंसिटी। टॉप टू बॉटम चलने पर डेंसिटी भी बिंदास बढ़ती है। ये यानी लगभग सब एलिमेंट्स की ही बात है। एस ब्लॉक में सोडियम पोटेशियम वाली लाइनों में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी को भी इसके साथ ही ले लेते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है आप अपनी एनसीईआरटी से जरूर एक बार रीड कर लेना। पूरा का पूरा मैंने यहाँ एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का मतलब सब में ये यही बात होगी। तो एनसीईआरटी आपका जो पलटवाने का तरीका आपकी बार मैंने ऐसे किया है। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। यही बात अगर हम मान लो प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक्चुअली क्या होता है कि देखो टेबल दे रखी होती है एनसीईआरटी में, सारे के बाद उन सारे सारे पॉइंट दे रखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनिक साइज या एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.5 होती है। सल्फर की लगभग 2.6 या 2.5 होती है। बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग 2 है। लगभग का मतलब 2.1 2 के बीच में रहती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी केवल 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रैपिड चेंज होता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। बाकी के मेंबर्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम चलती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है फटाफट देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, अदरवाइज मैं हेलोजन फैमिली का भी सेम चालू करता हूं। ठीक है, माइक बंद किया, माइक। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अभी हेलोजन फैमिली की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। हेलोजन फैमिली में भी सेम बात लगेगी। ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप चाहो तो इग्नोर कर दो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। आईपी की बात करते हैं।
आईपी से पहले वो ले लेते हैं एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज, कोई डाउट हो तो बोल देना। फ्लोरीन छोटा होगा डाउन द ग्रुप्स, ये होता है। और आयोनिक साइज जो होता है वो नेगेटिव का होता है। आयोनिक साइज जो होता है वो नेगेटिव का होता है। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले नेक्स्ट। तो आयोनिक साइज भी इनका एफ से एफ माइनस बनेगा तो साइज बढ़ेगा, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो साइज का ऑर्डर ये होगा और कम पेयर में एटम के वो बड़े होते हैं। अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम चलने पर घटता है। ठीक है, एस्टेटीन को मैं पूरी तरह से इग्नोर कर रहा हूं बच्चों। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो जल्दी से। नींद दूर हो गई या अभी भी नींदों में चल रहे हो? आईपी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम वैल्यू होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अगला जो आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और डेंसिटी भी ले लो, तीनों पॉइंट वो के वो ये टॉप टू बॉटम चलने पर तीनों बढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला एक और पॉइंट जो आपको पहले भी करवा चुका हूं, बॉन्ड एनर्जी, बीई। बॉन्ड एनर्जी, वैसे छोटे एटम का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर क्लोरीन, याद है रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर इन फ्लोरीन, तो क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लोरीन का वैल्यू कम हो जाता कंपेयर में क्लोरीन से। होना था ये छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी थी, लेकिन छोटे साइज के कारण लॉन पेयर रिपल्शन यहां पर बहुत इफेक्टिव होता है। चलूं आगे, तो प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो केस है वो देखते हैं हम लोग यहां पर, वो है सेम इसी तरह से। मैं एक ये टेबल जो है पहले जीरो ग्रुप जो है उसका भी बाइंड अप कर देता हूं, जिससे एक जैसे कंसेप्ट एक की फ्लो में आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर एनसीईआरटी से जो पेज बाय पेज है वो मैं पलटवा देता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम यहां बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन जीरो ग्रुप, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये जीरो ग्रुप है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, मास और एटॉमिक नंबर, तीनों चीजें आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है वही रटापिटा एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज यहां पर क्या होता है, बढ़ता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वही रामायण, एक ही रामायण को मैं गाए जा रहा हूं जब से। दूसरा, आयंस यहां बनते नहीं है तो हमने आयोनिक साइज को इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं कि नहीं बनते, जिनॉन वगैरह के एक दो के आयन बनते हैं, बट वो रेयर है तो इग्नोर कर देते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी की बात करूं तो आईपी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। ये आईपी की बात हो गई। ठीक है, आईपी हुआ, कोई डाउट है तो बोल दो। आईपी के बाद अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर इग्नोर किया जाता है क्योंकि बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का चांस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी 0 होती है, मैं लिख देता हूं भी, ठीक है। तो ये हट गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये तीनों चीजें वही सेम, नीचे चलने पर बढ़ेगी। ये चीजें नीचे चलने पर बढ़ती है, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम, चलो अब इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लूं ऑफ जीरो ग्रुप, ध्यान रखना इजकल टू 0 होती है। आईपी मैक्सिमम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आईपी किसका है? तो सबसे ज्यादा आईपी है 0 ग्रुप का। क्यों? क्योंकि स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। और 0 ग्रुप में भी अगर हम बात करें तो किसका सबसे ज्यादा है? तो आंसर है हीलियम का आईपी 0 ग्रुप में सबसे ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनका 0 होता है। क्लियर है? कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज अब एनसीईआरटी शेयर करके मैं आगे जो भी बचा हुआ है वो चालू करता हूं। चलो कोई कमेंट जल्दी से बोलो, अदरवाइज स्क्रीन पर एनसीईआरटी शेयर हो रही है, उसके हिसाब से जैसे हम चल रहे थे अभी तक वैसे ही हम आगे मूव करते हैं। लास्ट टाइम याद है वो अमोनिया पीएच3, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीपीएमपी कंपाउंड के नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड थे वो मैंने आपको खत्म किए थे। क्लियर? अब हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब नाइट्रोजन की रिएक्शन विद ग्रुप हमारा चल रहा है ग्रुप 15, ग्रुप 15। क्लियर? तो ग्रुप 15 में यहां जो बात आती है वह है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। आ गया समझ में? ये हम लोग देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन से रिएक्शन, तो नाइट्रोजन से रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सॉरी विद ऑक्सीजन। चलो, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आप देख रहे हो, ऑक्सीजन में रिएक्शन जब होती है तो ऑक्साइड बनते हैं। और आपको पता है इनकी वैलेंसी 3 और 5 होती है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि 3 और 5 वाले ऑक्साइड बनेंगे। आपको बेसिक बातें मैं पहले बोल चुका हूं, तो बार बार लिखना है तो आप लिख सकता हूं, ठीक है ना। बेसिक बातों में जो सीधा सा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो वो ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर? और कोवलेंट नेचर के होंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो ऑक्साइड क्या होगा? आयोनिक नेचर के होते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। चले हम आगे। वो रीडेबल है ना सबको? एनसीईआरटी में जो दिख रहा है कमेंट दे दो अपने, ठीक है। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं, बाकी के जो ऑक्साइड होते हैं वो कंपेयर में एसिडिक और बेसिक या एम्फोटेरिक नेचर शो करने लग जाते हैं, बिकॉज मेटेलिक नेचर उनमें आ जाती है। तो देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के मैं यहाँ चार्ट सा बना देता हूं। नाइट्रोजन के साथ N2O, NO,
N2O3, NO2 और N2O5, ये 5 ऑक्साइड बनते हैं, इसको N2O4 भी लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जबकि फास्फोरस के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब यहां पर P2O3 लिखो या फिर P4O6 लिखो, एक P2O3 लिखो या फिर P4O6 लिखो, ठीक है। अगला है आपका, स्क्रीन पूरा शेयर कर दो ही। अगला है यहां पर AS2O3, AS2O5। और बिस्मिथ का ओनली +3 वाला ऑक्साइड ही नोन है, बिस्मिथ का केवल +3 वाला ऑक्साइड ही नोन है। ये चीज क्लियर है सबको? ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट नेचर उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी उतना ही जनरली ज्यादा होता है, ठीक है ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपके, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, कोवलेंट नेचर ज्यादा होगी, और साथ के साथ ही स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ जाएगी, वो कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। चले हम आगे। तो ये बातें आप मैच कर सकते हो, नाइट्रोजन और ये वाले ऑक्साइड जो हैं ये दो, ये एसिडिक नेचर के हैं, प्योरली एसिडिक नेचर के हैं, जबकि ये जो ऑक्साइड है हायर वाले फिर भी एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, एम्फो लिख दिया, ये भी एम्फोटेरिक है, और ये जो है आपका बेसिक है, ये दोनों एसिडिक है। तो ये हुआ आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब वापस एनसीईआरटी शेयर करता हूं, ये वाला पूरा पैसेज मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कमेंट भी देते रहना भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जल्दी से। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद हेलोजन। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। तो हेलोजन्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहां देखो क्लियरली लिखा हुआ हैलाइड बनेंगे, हैलाइड्स बनेंगे, क्लियर है। वही ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 5 वाले हैलाइड है। आपको पहले भी करा चुका हूं, नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड मतलब NCl5 नहीं होता, कारण सीधा सा NCl5 में वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो वो एक्सपेंशन शो नहीं कर सकता। आया कि नहीं आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, आ गया समझ में? ये इसमें डाउट हो तो बोलो। यहाँ पर जो है तो बाकी सारे मेंबर्स का हैलाइड बनेगा, नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड नहीं बनता, बाकी सब में पेंटा हैलाइड बन सकता है। इसी तरह बिस्मिथ जो होता है, तो बिस्मिथ का भी पेंटा हैलाइड केवल एक ही नोन है, BiF5, बाकी कोई भी पेंटा हैलाइड पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, नाइट्रोजन के हैलाइड्स की स्टेबिलिटी और इनको सबको समझा देता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां स्क्रीन पर देख लो, विद हेलोजन्स, ये हमारा हेडिंग है, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। तो हेलोजन्स के साथ जब रिएक्शन होगी तो NX3 बनेगा, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, पूरा डिटेल में। PF3 होता है, कम स्टेबल है, तो लिख तो देता हूं जो पॉसिबल है,
PCl5 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, PCl3, PCl5। PCl3 के अलावा PBr3 भी होता है, बट PI5 और PBr5 पॉसिबल नहीं होते, स्टेबल नहीं है, तो मैंने इग्नोर कर दिए। AsF3, AsF5, AsCl3, AsCl5, AsBr3, ये ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। आयोडीन के होते हैं, बट ठीक है उतना पॉपुलर नहीं है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। 5 वाले बनना थोड़ा मुश्किल होता है आयोडीन के, साइज बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। Sb, F3, Sb, F5, SbCl3, SbCl5, SbBr3 और SbI3, ये इनके पॉपुलर एग्जांपल है। अगेन बिस्मिथ में BiF3 होता है, Bi का F5 एक्सेप्शनल केस कह लो बिस्मिथ का, वो भी होता है, लॉजिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए, ठीक है ना। तो बिस्मिथ में केवल एक ही है जो पेंटाहेलाइड है, बाकी सब ट्राइहेलाइड ही है। ये मैंने पूरे पॉसिबल हेलाइड्स जो भी हैं जो पॉपुलर हैं वो सारी की सारी टेबल बना दी। क्लियर है। अब देखते हैं अपन, नाइट्रोजन NCl5 नहीं होता, कारण वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। लैंग्वेज बोल रहा हूं, NCl5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है, बाकी सबके पेंटाहेलाइड हो सकते हैं। बिस्मिथ पेंटाहेलाइड, बिस्मिथ Bi5 ओनली पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मिथ, ठीक है ना। बाकी मेंबर्स के पेंटाहेलाइड पॉसिबल है, थोड़ा कम स्टेबल या थोड़ा ज्यादा स्टेबल, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिक बात है वही है, चार्ज बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ेगी, तो ये बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट देखो। PCl5 ये क्या है, लेस स्टेबल है ड्यू टू टू टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री। PCl5 का मॉलिक्यूल दो टाइप के एंगल या ज्योमेट्री के कारण कम स्टेबल है। तो ये क्या होता है, मीडियम वाइज अगर पोलर है, आयोनिक है और सॉलिड स्टेट है, इनमें से कोई भी बात यहां लगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, और ये PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव में बदल जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो ये नॉन पोलर है, कोवलेंट है या फिर गैस फेज में है, तो ये क्या होता है, PCl3 और Cl2 में टूटता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, दो टाइप के एंगल या दो टाइप की ज्योमेट्री होती है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो टाइप के एंगल हो या दो टाइप की ज्योमेट्री हो, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले, रेस्पॉन्स दो। आ रहा है कुछ समझ में। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद, बाकी स्पेशल कुछ नहीं है, सब कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट। अब यहां पर बनता है स्टेबिलिटी ऑर्डर।
बहुत अच्छा है, ये पूछा जाता है। स्टेबिलिटी कौन स्टेबल है, तो NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। उसका कारण क्या है, ये स्टेबल क्यों है, मतलब NF3 काफी स्टेबल है, उसका कारण समझो। और एक और बात यहां देखना, पहले ये समझा दो स्ट्रक्चर, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल जो होता है, यहां पर लॉन पेयर अवेलेबल है। एक और बात देखो, जबकि यहां पर इस तरह बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाने के कारण लॉन पेयर उधर चला जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की जो बात होती है, वो कौन सबसे अच्छा बेस है, तो जो लॉन पेयर जितना इजीली किसी को देगा। ये जो लॉन पेयर इजीली दे सकता है, वो उतना अच्छा बेस होगा। यहां तक कोई डाउट है तो तुरंत बोलो, अदरवाइज एनसीईआरटी को आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चालू करें एनसीईआरटी दोबारा से। अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी, तो बिकॉज ये सारे नॉन मेटल है तो टाइम पास है। मेटल्स के साथ क्या होगा, जनरली 3 वाला कंपाउंड बनाएगा। वो उसमें कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है कि जो आपको समझना हो। ये जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, ये सेल्फ आपको करने हैं। सारा मैं स्पून फीडिंग करा दूंगा तो तुम क्या ढोलकी बजाओगे बैठ के, तो कुछ तो खुद भी करो। एक एक लाइन करा रहा हूँ छोटे बच्चे की तरह, विद लेवल देखो। वहां पर इतना कुछ नहीं, उसका कई गुना ज्यादा मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है, तो अब आगे मूव करें भाई। इंटेक्स क्वेश्चंस भी बच्चों को करने दें, जैसे नींदों से ये जगें। अब आता है डाई नाइट्रोजन। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डाई नाइट्रोजन, मतलब N2 वाला कंपाउंड। ठीक है ना, डाई नाइट्रोजन में जो बात यहां पर है वो क्या है, नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करें। तो आप भाई अलर्ट हो जाओ सारे के सारे बच्चे। याद है आपको रिएक्शंस के ट्रिक्स भी कराए हुए हैं, वो भी पता होने चाहिए, तब जाके अभी समझने का और लेवल का मजा तब आएगा। नहीं तो सत्यनारायण जी की कथा चल रही है, आप बीच बीच में जय बोलते जाओ कि बोल सत्यनारायण भगवान की, तो आप बोल देना जय। ठीक है ना, मतलब वो रिएक्शंस वगैरह आनी चाहिए। बिकॉज यहां आप चेक करो, एक चीज देखना, मैंने पहले भी बोला है, अमोनियम कंपाउंड्स जब भी होते हैं, अमोनियम कंपाउंड्स जब भी कहीं आए, तो आप ये मत सोचो जैसे वहां एक रिएक्शन दे रखी है NH4Cl प्लस NaNO2, तो आप ऐसे क्या करते हैं जनरली हम लोग, NH4Cl प्लस NaNO2, हमारी गंदी आदत क्या है, ये कर लेते हैं। तो आपको अल्टी पल्टी कर दो सबसे पहले, इंटरचेंज। तो NaCl अलग निकल गया और NH4NO2 अलग बन गया। NaCl को मैंने अलग निकाल दिया, पहला स्टेप। और जब भी कहीं पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कुछ हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कुछ होगा तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जब इसको गर्म करते हैं ये क्या होता है, अनस्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं। एक बात अपनी खोपड़ी में फिट कर लो बच्चों, सारे के सारे खोपड़ी का गेट खोलो और उसके अंदर जाने दो। क्या, अमोनियम कंपाउंड हमेशा कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल या अनस्टेबल, ऐसा कोई वर्ड लगाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि स्टेबल है। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, उन सब के लिए ये बात बिंदास लगा दो। तो अमोनियम कंपाउंड कम स्टेबल है, तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे उनको मौका मिला उनमें से H2O निकाल देंगे, देख रहे हो, तो N2 बनेगा, साथ में 2H2O बन गया। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम है इसमें।
चले तो ये नाइट्रोजन गैस यहां पर ये, ठीक है। चले हम आगे, नाइट्रोजन यहां से छूमंतर हो गई। आपको याद है अमोनियम में एक नोट डलवाया हुआ है, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो तुरंत उसमें से क्या होता है, H2O निकाल दो। दूसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट, वो देख रहे हो आप, अमोनियम डाइक्रोमेट में से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कारण पानी निकाल दो, निकल जाएगा, आगे का काम आपका हो जाएगा गर्म करने पर। और तीसरा है बेरियम अजाइड। ये दोनों चीजें क्लियर है, मैं यहां समझा देता हूं स्क्रीन पे इनको भी डिटेल से, वैसे तो ये पहले भी कराया हुआ है। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्या बताया हुआ है, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों हैं, कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो पहले H2O निकाल दो। कितना H2O निकलेगा, 8 हाइड्रोजन है तो 4 H2O निकाल दिए मैंने, पहला स्टेप है 4 H2O निकाल दिए। क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम है। अगला, अब देखो यहां क्रोमियम बचा हमारे पास, 2 क्रोमियम बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, तो Cr क्या होता है, +3 होता है। Cr यहां +3 है, ऑक्सीजन -2 है। क्लियर है कि नहीं, आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। अगला क्या है, यहां पर बचा जो नाइट्रोजन, आप बैलेंस कर लो, बैलेंस ही है, बैलेंस क्या कर लो, समझ लो, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। आपको ये सब ट्रिक से हो रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 6 है, पहले वाटर का ट्रिक लगाओ, फिर क्रोमियम 3 से 6 और 6 से 3 बनता है, सबको अच्छी तरह पता है, हाँ या ना। तो क्रोमियम 6 से 3 बना दिया, बचा हुआ अपने आप मैदान में कबड्डी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, जल्दी से बोल दो, तो प्रॉब्लम है। अगला देखो एजाइड वाला, बेरियम अजाइड, बी ए, देखो BaN3 का होल ट्वाइस, ये है। तो जैसे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना बच्चों, परऑक्साइड बॉन्ड जहां भी कहीं आता है, आप क्या बोलते हो, परऑक्साइड बॉन्ड जो है, परऑक्साइड बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल होता है, याद है ना, कि इसमें से आप ऑक्सीजन गैस निकाल देते हो। तो उसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन केस में क्या होगा, तो यहां पर इस तरह का जब भी कहीं बॉन्ड आएगा उसमें से नाइट्रोजन निकाल देना। ये ऊपर वाला है जैसे परऑक्साइड, ये है अजाइड, ये कंसेप्ट अपनी खोपड़ी में रखना। तो बेरियम अजाइड है, जब इसको थोड़ा भी गर्म करते हैं तो बेरियम अलग हो जाएगा बैलेंसिंग में, और नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। जैसे देखो एग्जांपल कि सोडियम एजाइड है NaN3, तो बैलेंस करेंगे तो N3 डबल कर लो तो 2 सोडियम बन गया और 3 नाइट्रोजन गैस बन गई। चलो कोई प्रॉब्लम है, आ गया समझ में, स्क्रीन दोबारा से देखते हैं अपन नोट्स का, ठीक है। कमेंट भी देते रहो, समझ में आ रहा है सबको। अब यहां पर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो डाई नाइट्रोजन जो है कलरलेस है, सीधी सी बात है, हर चीज में लेस लगा दो, जैसे तुम्हारे अंदर माइंड, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर कलरलेस है, ऑडियोरलेस है, टेस्टलेस है। टॉक्सिक है क्या नाइट्रोजन, तो आंसर है टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है ना। इसके 2 आइसोटॉप होते हैं, बच्चों वाला है, छोड़ दो। पानी में सॉल्युबल होगा डाइनाइट्रोजन, तो आंसर है बहुत कम, इनसॉल्युबल जैसा कह सकते हैं, बट वीकली सॉल्युबल होता है, ये कह लो, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें।
बाकी तो टाइम पास है कि मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट गैस है तो कम ही होने, वो याद करने कराने का झंझट नहीं है। और वैसे भी हमें पता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक डाउन द ग्रुप बीपीएमपी बढ़ते हैं, तो ये तो अपने खानदान का सबसे गरीब बंदा है इस कैटेगरी में कि जिसके बीपीएमपी सबसे कम है। हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पर जो तीन चार रिएक्शंस हैं, बच्चों वाली रिएक्शंस हैं, लिथियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बना देते हैं, ठीक है। जबकि अमोनिया बनता है, बचपन से आप पढ़ रहे हो, अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है वो है यहाँ पर हेवर प्रोसेस, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एनओ बनता है। देखो आप स्क्रीन पर देखो फटाफट बोर्ड पर, थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं आपको। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं तो वो है आपका नाइट्रोजन प्लस मेटल्स। तो यहां क्या बनेगा, तो इन एस ब्लॉक पूरा लिख देता हूं कंसेप्ट ही, ओनली लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर। ये हुआ आपका कंसेप्ट। एस ब्लॉक की बात होती है, क्वेश्चन एस ब्लॉक पे ही पूछे जाते हैं मेटल्स में नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन की जब एस ब्लॉक के मेटल्स से रिएक्शन होती है तो रूम टेम्परेचर पर केवल ये तीन पहलवान है जो रिएक्शन करते हैं, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करे, ठीक है ना। क्या बनेगा, तो आंसर है Li3n नाइट्राइड बनेंगे, Be2n3 सॉरी Be3n2 और Mg3n2 ये बनेगा। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। बराबर, चले हम आगे। आगे का केस देखो आप। अब नाइट्रोजन के साथ हुई, अमोनिया बनाने का हेवर प्रोसेस है, वो डिटेल आ ही रहा है अभी। तो अमोनिया बनाने के हेवर प्रोसेस को हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है। यूज, नाइट्रोजन के यूज देख लो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया कंपाउंड बनाने में काम आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को भी कम करा के रखता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल केमिकल में कैल्शियम साइनामाइड है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अभी स्क्रीन पे समझा देता हूं। तो कैल्शियम साइनामाइड जो है आपका, तो वो बनाने में काम आता है, जिसका यूज क्या होता है बता ही देता हूं आपको, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज में इनमें भी नाइट्रोजन काम आता है, वो एक बार जस्ट रीड कर लो, कोई इतना ऐसा नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेशन में काम में लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन काम में लिए जाते थे, CFC। लेकिन आपको पता है CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ओजोन लेयर का, क्लियर है कि नहीं, डिप्ले कर देते हैं, उसका तोड़फोड़ मचा देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन, अमोनिया, इस तरह के दूसरे जो ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं उनको कूलिंग में काम में लिया जाने लगा, रेफ्रिजरेशन, एसी वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए इसको काम में लिया जाता है, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में इसको काम में लिया जाता है, बताता हूं कैसे। और क्रायोजेनिक मतलब जहां कूलिंग करनी होती है उसमें इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक बात है कि लिविंग या बायोलॉजिकल आइटम्स में, जैसे फूड आइटम्स को ले लेते हैं, तो आप सबको बड़ा शौक है कुरकुरे खाने का या पैक्ड आइटम खाने का, चिप्स वगैरह। घर में मम्मी चिप्स बनाती है आलू की, वो उतना मजे से नहीं खाओगे, वेफर्स उतना मजे से नहीं खाओगे, लेकिन वो आप जब 10 रुपए का चिप्स लेके आते हो ना, अंकल चिप्स और पता नहीं बालाजी जो भी है, ठीक है ना, तो वो बड़े मजे से खाते हो, ठीक है ना। कारण जो भी हो, टेस्ट ज्यादा होता है या स्पाइस ज्यादा होता है, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखी है, आप जो पैकेट लाते हो 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट इतना बड़ा होता है, हाँ या ना। अभी तो चलो आपको सबको पता है, बचपन में या पहली बार आपने देखा इतना बड़ा पैकेट, मेरे को तो मजा आ गया खा खा के। जब पैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, उसमें इतने से कुरकुरे निकलते हैं, बाकी का क्या था, हवा थी। तो बात आती है हवा क्यों भरी जाती, क्या हमें हवा बेची जा रही है।
कह दें हाँ बेवकूफ बना के बेची जा रही है, कह सकते हो, लेकिन इतना बड़ा जो है कुरकुरे का पैकेट है, उसमें ये हवा क्यों भरती है और कौन सी हवा होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है बच्चों, ठीक है ना, वो नाइट्रोजन होती है। दूसरा जो बात यहां पर है वो ये है कि नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो फूड को सड़ने से, खराब होने से बचा देती है। अदरवाइज पैक पॉलिथिन में आप अपने कोई भी घर में चीज रखो पैक पैक करके, थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन वो 6 महीने तक खराब नहीं होती बिकॉज ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, अब हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन से बहुत प्यार मोहब्बत दिखा ली, अब अमोनिया पढ़ते हैं हम लोग। अमोनिया में क्या होगा? तो अमोनिया का जो प्रिपरेशन है, तो यहाँ रिएक्शंस को ही फोकस करना है आपको, थ्योरी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अमोनिया एयर में होता है बहुत कम, तो सबसे पहले वो रिएक्शन स्क्रीन पर देखो, वहां पर जो नोट्स में है। तो यूरिया है, यूरिया में पानी डालोगे तो ये बन जाएगा अमोनिया। कैसे बनता है बता देता हूं। और उसके बाद अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड है, तो उनकी बात यहाँ हो रही है, तो ठीक है, उनको भी एक साथ स्क्रीन पे लिख देता हूं। तो अगला पेज पे आ जाते हैं हम जब तक, ठीक है ना। अमोनिया की स्मेल सबको पता है, जिसको नहीं पता है बता देता हूं। अमोनिया क्या होता है? पब्लिक टॉयलेट में अब जाओ, वहां जो बास मारता है ना, वो अमोनिया की बास होती है। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले अमोनिया का हेवर प्रोसेस है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अमोनिया का हेवर प्रोसेस है तो वो देख लेते हैं, और ये रिएक्शन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम है NH2CO NH2, ये है यूरिया। अब इसमें हम क्या करते हैं? पानी डालेंगे मान लो, तो क्या होगा? पानी डालो यहां से, तो HOH, HOH, ठीक है ना, ये बना। दूसरा मोल ऑफ पानी डालेंगे तो भी यही बनेगा। तो पहले स्टेप में आपको डायरेक्ट आप अमोनिया बना सकते हो, लेकिन होता क्या है, अमोनिया पानी से इनसे रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। पानी से इन सबसे रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बना देता है, जो तुरंत के तुरंत अमोनिया और CO2 में बदल जाता है, और एक जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो निकल जाता है। आप एक मॉलिक्यूल से देखोगे तो देखो बहुत इजीली समझ में आ रहा, अमोनिया CO2 अमोनिया, डायरेक्ट वो आ गया। पानी का एक मॉलिक्यूल हटा दिया, लेकिन क्या होता है कि ये जो बन रहे हैं ये तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करके ऐसे भी बना लेते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है, इसकी मान लो यहां पर लाइम वाटर या किसी भी बेस से रिएक्शन करा लो, तो क्या होगा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको ऐसा मत पढ़ो। अमोनियम सॉल्ट्स को बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी अमोनिया निकाल के ही पढ़ा करो। अमोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए उनमें से बहुत इजीली अमोनिया निकल जाता है। हाँ या ना? अब आप करोगे तो कहोगे सर अब तो क्या जरूरत है, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। लाइम वाटर एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देगा। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट जब NaOH के OH के साथ रिएक्शन करके करता है, तो वही अमोनिया प्लस H2SO4। खत्म? आगे का काम छोड़ दूं? तो ये आपका इस तरह से रिएक्शन होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। वापस आए अमोनिया का हेवर प्रोसेस, ठीक है।
तो अमोनिया का हैवर प्रोसेस जो होता है उसको पहले देख लेते हैं, आफ्टर दैट स्क्रीन पे मैं समझा दूंगा। समझाने का है नहीं कुछ भी, फिर भी मैं लिख दूंगा फॉर्मेलिटी में, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है सुनने में ध्यान नहीं होता, स्क्रीन पे लिखा हुआ समझ में आता है। ठीक है, यहां देखो आप, कमेंट भी करते जाओ भाई। पहला है अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन से बनता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव में 46 किलो जूल पर मोल है माइनस का, ये ध्यान रखना। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ली चार्टिलियस प्रिंसिपल से अमोनिया बनता है। डायग्राम पे फोकस हो जाओ आप। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, कंप्रेसर में जब रिएक्शन होती है तो इतना प्रेशर होता है, कंप्रेसर जो कंप्रेस करे, कंप्रेस का मतलब वो नहीं है कि प्रेशर कम कर दे, मतलब उसको दबा दे, मतलब प्रेशर जनरेट कर दे। कहीं आप इसको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर दो, कम प्रेस। ठीक है, हाँ। तो यहां पर, यहां से जो है ये दोनों का मिक्सचर कैटालिटिक चैम्बर से निकलता है। कैटालिटिक चैम्बर में क्या होता है, एल्यूमिना आयरन का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना के साथ और पोटेशियम ऑक्साइड या कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ अमोनिया बनता है। अब ये जो बनने वाली अमोनिया है, ये यहां से लिक्विड फॉर्म में आप देख रहे हो, कलेक्ट अलग से हो जाती है। लाइट ब्लू टाइप का लिक्विड दिख रहा है वहां पर, वैसे कलरलेस होता है, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, इसके बाद जो अमोनिया मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वहां रिएक्शन होने से रह चुका होता है, वो उसको रिसाइकिल कर देते हैं ऊपर की तरफ और वापस से चल छैया छैया करा दिया जाता है। ये अमोनिया बनाने का हैवर प्रोसेस है। हाँ या ना? रिएक्शन बहुत सिंपल है। आपसे पूछा जाता है तो केवल वही पूछा जाता है कि अमोनिया बनाने की कंडीशन क्या है, मैं लिखूंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले ये प्रॉपर्टीज को भी देख लो, क्योंकि ये पहले बॉन्डिंग में कर चुके हैं। अमोनिया कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल अभी अभी बताई पब्लिक टॉयलेट वाली, वो अमोनिया में होती है। अमोनिया के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर में दूसरे जो उसके खानदान के हाइड्राइड है उनसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल होगा। अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल होता है क्योंकि अमोनिया पानी के साथ भी मजे मजे में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। आ गया समझ में? कोई डाउट है? अब यहां पर अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी का एक पॉइंट दे नहीं रखा है, मैं बोल देता हूं। 1 लीटर ऑफ अमोनिया 1 लीटर वाटर जो होता है ना, उसमें 1600 लीटर अमोनिया डिसॉल्व हो जाती है। अमोनिया पानी के साथ इतना भयंकर डिसॉल्व होती है कि 1:1600 का 1600 का रेशियो रहता है। रिएक्शन में अमोनिया बेसिक नेचर का है क्योंकि अमोनिया पानी से रिएक्शन करके बेस बनाता है। आगे की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जिंक सल्फेट का रिएक्शन है यहाँ पर, अमोनिया क्या होगा कि द फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विद एसिड्स, ये है। तो यहाँ पर बात आती है जिंक सल्फेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, अल्टी पल्टी ही है। आयरन के साथ भी देखोगे तो सेम अल्टी पल्टी ही है। अब आप कहोगे सर अल्टी पल्टी कहाँ है वहां पर, तो आयरन का हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो आयरन हाइड्रोक्साइड को ही रस्ट लिखते हैं। FeOH का होल थ्राइस नहीं होता, उसी को रस्ट लिखते हैं। मैं स्क्रीन पर इन बातों को समझा देता हूं। देखो एक दो पॉइंट जो आए हैं, अमोनिया प्रिपरेशन मतलब हैवर प्रोसेस, इसकी कंडीशंस क्या है? छोटी क्लास से है लेकिन इस बुढ़ापे में भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। पहला, टेम्परेचर कम होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, मेटल ऑक्साइड फाइनली डिवाइडेड। मेटल ऑक्साइड्स का पाउडर होना चाहिए।
फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑक्साइड का पाउडर मींस क्या है यहाँ पर, Fe2O3 ये मेन है इसमें, साथ में Al2O3 K2O इस तरह के मेंबर्स यहाँ होने चाहिए। तो ये अमोनिया बनाने की कंडीशंस हैं। अमोनिया कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये बात यहाँ पर है। क्लियर हो गया? आगे देखो दूसरी बात, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, FeOH का होल 3 ऐसे लिखना पाप है, उसको ऐसे लिखा जाता है, जो वहां पर था ना ये सही है। ये इस तरह का छोटे बच्चे लिखते हैं, अब आप छोटे नहीं रहे हो, बड़े हो चुके हो, इसलिए इस तरह ना लिख के इस तरह लिखो, यही रस्ट है। आयरन हाइड्रोक्साइड लैब में आप देखो, आयरन हाइड्रोक्साइड बना तो सेटल हो जाता है, वो मतलब पानी ऊपर रह जाता है, हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला वाला नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे मिट्टी में पानी डालते हैं ना, पानी और मिट्टी का सॉल्यूशन में मिट्टी नीचे आ जाती है, ऊपर गंदा गंदा सा रह जाता है, वैसे ही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम आगे। नेक्स्ट देखो, अब अगला स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, जो भी वहां था वो तो समझ में आ गया। आगे का पोर्शन लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट दो। अगले पेज पर आ जाएं भाई, कमेंट भी देते रहो, क्या हालचाल है। इस ये जो नया पैटर्न चल रहा है इससे कंफर्टेबल है, पहले वाला ज्यादा अच्छा था? जल्दी बोलो। ये कुछ रिएक्शंस है यहाँ पर, तो ये जो रिएक्शंस है कॉपर और अमोनिया, मतलब यहाँ मेटल है, डी ब्लॉक के जो मेटल है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन में हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, अभी केवल फॉर्मली देख लो। कॉपर है, ब्लू कलर का होता है, कॉम्प्लेक्स के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो याद है डीप ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है, ब्लू से डीप ब्लू हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, जो बाद में अमोनिया के साथ कलरलेस हो जाता है, ठीक है। इसको भी एक बार ट्विस्ट तो कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जांपल, बाद में दोबारा एक बार पढ़ेंगे, उससे पहले वो यूज है वो आप देख लो। अमोनिया का मेन यूज होता है अमोनियम सॉल्ट्स बनाने में, अमोनियम कंपाउंड बनाने में, और याद है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह वगैरह ये सब फर्टिलाइजर फॉर्म में होते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो अमोनिया का मेन जो काम है वो है आपका अमोनियम सॉल्ट, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो। और अभी थोड़ी देर पहले बोला था नाइट्रोजन अमोनिया रेफ्रिजरेशन में काम में लिए जाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में यही काम आता है। अभी फ्रिज जो होता है ना घरों में, तो रेफ्रिजरेटर में ये काम आता है। नाइट्रोजन कूलेंट कहां पर है? तो नाइट्रोजन कूलेंट है आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो यहाँ स्क्रीन पर देखो बच्चों एक बार, इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्ट एनालिसिस के हिसाब से वो कॉपर और सिल्वर की रिएक्शंस को समझा रहा हूं। कॉपर सल्फेट ये कलरलेस है, बहुत अच्छी तरह से करना। इसमें जब पानी डालते हैं तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बन जाता है, जो ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसका नाम होता है ब्लू विड्रॉल। क्लियर है सबको? इसमें जब अमोनिया के साथ जब पास कराते हैं तो कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, साथ में SO4.H2O बनता है, और ये कलर जो हो जाता है डीप ब्लू, बिल्कुल याद रख लेना। अब अगर मैं इसको इस तरह ना लिख के इसको भी फॉर्मूले वाइज लिखूं तो कॉपर के साथ क्या होगा, ये होता है एक, मतलब यहाँ 4 वाटर जो है वो एज लिगेंड है, एक वाटर जो है वो एज हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से AgCl, AgCl जो होता है वो व्हाइट होता है, सबको पता है बचपन से, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बन जाता है,
और कलर गायब हो जाता है। ये दोनों रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कमेंट भी देते रहो, ये बिल्कुल अच्छी तरह कर लेना, दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जल्दी करो। यहां पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। मैं आपको 4-5 मिनट दे रहा हूं, रिएक्शंस को अप्लाई करना आपको सीखना है। तो 3-4 मिनट में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का पूरा टेबल आपको देखना है, ये और इसके आगे 5 ऑक्साइड का टेबल। फिर मैं इसमें से क्रॉस करूंगा तो पता चलेगा मैं 2 दिन से 4 दिन से चिल्ला रहा हूं, आपकी खोपड़ी में कुछ आ रहा है या बस आराम से मजे कर रहे हैं। जल्दी से देखो, यही रिएक्शन क्यों हुई ये सब मैं पहले बता चुका हूं, तो आपसे पूछूंगा। 2-4 मिनट का टाइम है आपके पास। यस, देखा कुछ? चालू करें हम लोग? आ जाओ, अब देखते हैं एक एक रिएक्शन को स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन के हमारे पास 5 ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन के जो 5 ऑक्साइड है उनकी रिएक्शंस को आप देख लो फटाफट, कि नाइट्रोजन के NO, N2O, N2O, NO, N2O3 वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो पता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर बात करते हैं प्रिपरेशन।
तो यहां बात करते हैं प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन को आपको देखना था कैसे बन रहा है। ट्रिक्स मैं पहले भी बता चुका हूं, तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। देखो कैसे करना है अब समझो। पहला वाला देखो, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। बहुत सिंपल है, पानी निकाल दो। जरूरत हो तो आप बता देना, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा जिसको, अदरवाइज यहाँ हवा में करेंगे इस टेबल को। अमोनियम नाइट्रेट है, पानी निकाल दो, बचा हुआ अपने आप आंसर आएगा। ये अपना ट्रिक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। और इसकी प्रॉपर्टी देखना, कलरलेस होता है, गैस होता है N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। याद है आप लोगों को? कोई ना कोई पिक्चर में तो देखा होगा, है क्या नहीं? कौन सी पिक्चर में देखा? हाउसफुल में। ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब इंग्लैंड की महारानी के पास जाते हैं जब, पता है ना? ठीक है। तो कलरलेस गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। क्लियर है। इसका एक और नाम क्या है? लाफिंग गैस। दूसरा देखो, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये वाली रिएक्शन है, कई लोगों को समझ में आई है और कईयों को नहीं आई है। तो इस रिएक्शन को थोड़ी देर में मैं बोर्ड पे पूरा समझा देता हूं, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, अगला वाला रिएक्शन देखो। पहले पांचों रिएक्शंस वहां पर देख लेते हैं अपन एनसीईआरटी की टेबल से, फिर स्क्रीन पे एक साथ देखेंगे। देखो वो रिएक्शन है वहां पर अगली, +3 वाला, ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ऐसे डिसप्रपोर्शनेशन का केस समझाया था। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही मटेरियल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ये हो गया आपका डिसप्रपोर्शनेशन। ये ब्लू कलर का सॉलिड है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इसको, ब्लू कलर को, सॉलिड है N2O3, ठीक है। कभी कभी यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए लिक्विड लिख देते हैं, तो इतना सेमी सॉलिड कह सकते हैं इसको। अगला है आपका लेड नाइट्रेट। तो ये लेड नाइट्रेट के कंसेप्ट को भी स्क्रीन पर भी पूरा समझा देता हूं, कंसेप्ट ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दो आप। अगला है N2O4, NO2 का मॉलिक्यूल डायमराइज हो जाता है तो N2O4 बनता है। NO2 ब्राउन कलर का एसिडिक गैस है। N2O4 जो होता है या तो कलरलेस सॉलिड होता है या फिर कलरलेस लिक्विड होता है। फिर HNO3 P4O10, ढंग से सुनना, HNO3 और P4O10 एक ही खानदान के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो जब भी कभी सुन लो, जब भी कभी सेम कैटेगरी के मेंबर्स, मतलब एक ही खानदान के मेंबर्स की रिएक्शन होगी, तो वो आपस में पोजीशन को बहुत इजीली अल्टी पल्टी कर लेते हैं। मतलब नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस और फॉस्फोरस की जगह नाइट्रोजन आ गया, हाँ है ना। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपस में एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं और बन गया क्या? HPO3। साथ में P4O10 को P2O5 मान के देखो, P4O10 को P4O5 मान के पढ़ो, P2O5 सॉरी। तो P2O5 की जगह N2O5 हो गया। इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक है। अब हम लोग बोर्ड पे इन सब बातों को समझते हैं एक बार दोबारा से, तरीके से, पूरा डिटेल के साथ। मनीषा लिख रही है, सर ये कलर कैसे याद रहेगा? एंड स्टेट, प्रैक्टिस से याद रहेगा। बाकी अभी तो ये चालू हुआ है बेटा, कलर का तो डी ब्लॉक में भी बहुत आएगा, कोऑर्डिनेशन में भी कलर आएगा। तो हम लोग एक अलग से स्पेशल लेसन भी पढ़ेंगे, सॉल्ट एनालिसिस। कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, आप टेंशन मत लो, आपको देखना तो पड़ेगा। देखते हैं हम लोग यहां पर इस रिएक्शन का क्या हल्ला गुल्ला है। बहुत अच्छी तरह से समझना, पूरा कंसेप्ट दूंगा, रटना मना है, याद कुछ नहीं करना, रटना मना है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो आप। कैसे करोगे? Na, इसको मान लो, Na को हमने इग्नोर कर दिया, HNO2 मान लो। Na को इग्नोर करके हम क्या मान सकते हैं? HNO2। सोडियम की जगह हाइड्रोजन मान लो, ठीक है, HNO2। या अब यहां पर क्या देखो, फेरस है, Fe+2 है,
और यहाँ NO2 है माइनस। फेरस तो हमेशा फेरिक में बदलता है, पहला पॉइंट, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात हम देख चुके हैं। तो फेरस से तो क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट बनेगा। तो फेरिक सल्फेट बनेगा, पहला पॉइंट हो गया। इससे पीछा छूटा, मतलब यहां से ये आ गया। अब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑटोमेटिक क्या हो गया, रिडक्शन होएगा। और जब इसका रिडक्शन होता है तो याद है आपको, चार्ट देखो, NO प्लस H2O से ये बनता है और ये बाद में HNO3 में बदलता है। इसका खुद का रिडक्शन होएगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या बन गया, NO प्लस H2O। इससे पीछा छूटा, इससे पीछा छूटा। सोडियम है तो वो हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, इसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन गया, NaHSO4। अब आप कहोगे सर H2SO4 क्यों लिया था। H2SO4 यहां पर रिएक्शन का सोर्स है, मीडियम है, यहां पर सल्फेट प्रोवाइडर का काम कर रहा है, क्योंकि जितनी सल्फेट चाहिए ना वो H2SO4 ही देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोल दो जल्दी से। आ गया, खत्म करूं। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब कई बच्चों को इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, वो समझना कि सर, क्योंकि जोश में क्या होता है, वो ये तो बनाता है, कई बच्चे जोश में सीधा ये बना देते हैं। अब उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं बना, वो ही क्यों बनाया है यहाँ पर। मैं, मेरे जैसा तो यही सोचेगा ना, ये बनना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है, उसको समझ लो आप टीचर से बात करते हो तो नहीं, वो कहेंगे एक ही बात है, कहीं भी ये बनाओ या ये बनाओ, ऐसा नहीं होता। पूरा लॉजिक देखो। प्रॉब्लम है कि नहीं है इस तरह के केस में, आपको क्या आता है अच्छी तरह, ये क्यों बना, वो क्यों नहीं बना, वो क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, कहां पर क्या बनना चाहिए। जो मनीषा बेन पूछ रही है कि हमें कैसे क्या पता चले, जल्दी कमेंट दो तब पढ़ाऊं आगे। किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है तो ठीक है, रट लो फिर। सबको आता है तो मैं क्यों फालतू एनर्जी लगाऊं। हाँ देखा, आए ना लाइन पे, प्रॉब्लम है, हाँ हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर है। आयुष मोदी तुम चलो जाके चाय नाश्ता करके आओ 10 मिनट, जब तक मैं औरों को समझा रहा हूं। तेरे को क्लियर है तो बेटा, थोड़ी दिक्कत है तो देवांशी आप 5 मिनट ही समझोगे, 5 मिनट के बाद उठ के चले जाना, दिक्कत दूर हो जाएगी। क्लियर। देखो समझना बच्चों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, मान लो एच, हमने लिया एक एग्जांपल है सोडियम का, NaOH। इसकी जब H2SO4 से रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, तो बनेगा NaHSO4। वापस H2SO4 से अगले स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, तो आंसर है Na2SO4। ये एक पॉइंट हो गया। ये क्या हुआ, ये इस तरह से पॉइंट हो गया। अगर यहां पर H2SO4 की जगह, सॉरी यहां पर ये ले लेते हैं तो भी सेम है, KHSO4 बनेगा। पहले कंसेप्ट देखो, H2SO4 से फिर रिएक्शन होगी और बनेगा K2SO4। ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ही। तो सोडियम और पोटेशियम में तो इतना इशू बनता ही नहीं। ठीक है, चलें। इसी तरह इनके कार्बोनेट्स की बात करूं, NaOH अगर H2CO3 से रिएक्शन कर रहा है तो बनता है NaHCO3। दोबारा ये एग्जाम्पल जो पॉपुलर है ना वो मैं समझा रहा हूं, बाकी कंसेप्ट पूरा अभी बोल दूंगा, पहले इनको देखो। ये भी सही है और ये भी स्टेबल है। KOH में भी ये बात पूरी की पूरी लगेगी। आपको पहली बार शायद क्लियर होगा लाइफ में कि हाँ ये क्या बवाल है, नहीं तो अभी तक तो आपने ये रटेंगे कि हाँ ये बना दो, ये बना दो, कुछ भी बना दो, चलता है।
क्लियर हो गया? ये दो। लेकिन अगर मान लो अब मैं बात करूं यहां पर इनकी जगह लिथियम सोडियम, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं मान लो H2SO4 से, तो क्या बनना चाहिए? एक हाइड्रोजन निकलना चाहिए, ये बनना चाहिए। वापस H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनना चाहिए। अगर मान लो इसकी रिएक्शन में H2CO3 से कराऊंगा कार्बोनिक एसिड से, तो MgHCO3 यही बनना चाहिए ना। कंसेप्ट पूरा समझा रहा हूं तो आप ये मत सोचना सर पता नहीं क्या कहां आउट ऑफ ट्रैक चले गए। कई बार क्या होता है कि अच्छा काम करने के लिए बेईमानी भी करनी जरूरी होती है, ठीक है। तो यहां बात आती है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं का, स्टेबल नहीं है, यहां पर सीधा यही बनाते हैं। यही बात हम यहां पर लाइम के साथ बात कर सकते हैं। लाइम वाटर के साथ अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? H2SO4 तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, H2SO4। देखते हैं स्क्रीन। आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है बच्चों, घबराओ मत, ठीक है ना। केवल केवल और केवल जो पॉपुलर है हमारे सोडियम पोटेशियम, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन सेकंड ऑफ नाइट्रेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। चलो अभी चल रहा है, अभी मैं थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो सर्वर का कुछ इशू